निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्टवाल। नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की सारी हलचल पर हम रखते हैं प्रॉपर्टी इंडिया में खास नजर। कहां कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित। इसके अलावा रिसर्च के साथ प्रॉपर्टी की दुनिया की हर वो खबर जो मायने रखती है आपके लिए। देखिए हमारे साथ अगले 1 घंटे में। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना ना भूलें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट नियामक बिल लाने के लिए काम शुरू कर दिया। संसद के अगले सत्र में बिल को लाने का है इरादा। रियल एस्टेट रेगुलेटर के आने से धांधली में कमी आएगी और खरीदारों को राहत मिलेगी। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और मुंबई में ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स यानी टीडीआर के बढ़ते दाम और घटती सप्लाई की समस्या हल करने के लिए सरकार देगी दखल। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल एक बार फिर से सुर्खियों में है। केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्री वेंकैया नायडू का पिछले कुछ वक्त से अफसरों और इंडस्ट्री के साथ बैठकों का दौर चल रहा है और अब इस महीने एक और बैठक के बाद मंत्रालय इस बिल को कैबिनेट के सामने पेश कर सकते हैं। इस बिल को विंटर सेशन यानी शीत सत्र में संसद में भी रखा जा सकता है, लेकिन इस बिल की बारीकियां आखिर क्या है? क्या इस बिल में एक आम खरीदार के हितों की सुरक्षा के इंतजाम है? क्या ये बिल रियल एस्टेट सेक्टर में सौदों के लिए एक बेहतर पारदर्शी माहौल बना पाएगा या नहीं? इस मुद्दे पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं कि एक आम ग्राहक को इससे क्या मदद मिलेगी, बिल्डर्स को क्या इससे मदद मिलेगी। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ नवीन रहेजा जो कि सीएमडी हैं रहेजा डेवलपर्स के, और हमारे साथ नरेडको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। और अनु खान जो कि प्रेसिडेंट हैं नेफोमा जो कि होम बायर्स एसोसिएशन है, उससे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करूंगी रहेजा साहब। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल, इसका इंतजार 2009 से हो रहा है और अब सरकार इसे संसद में पेश कर सकती है, ऐसे कयास है। तो क्या वाकई ये रियल एस्टेट सेक्टर में जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जो कंज्यूमर्स को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं इस ट्रांसपेरेंसी की कमी के चलते, वो हल हो पाएंगी? क्या उम्मीदें हैं आपको इससे? देखिए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जो है वो ज़्यादातर कंट्रीज में ऑलरेडी है, और हमारी जो बॉडी है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ये पिछले बहुत साल से कह रही है कि हमें एक रेगुलेटरी बिल कंट्री में लाएं ताकि ये जो मल्टीपल इश्यूज हैं और एक गाइडलाइंस हैं वो कंट्री में एक सेटल हो जाए। अभी क्या है कि हर जगह के ऊपर इशू है और हर एक इशू के लिए जो है डेवलपर्स को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है, जबकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जो क्लियरेंस मैकेनिज्म है वो ओपेक है, जो टाइटल है वो ओपेक है। बहुत सारी इश्यूज हैं जिनको आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए ताकि कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी कोई भी ना कर सकता। हम ये हमारी जो बॉडी है ये खुद चाहती है कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में होनी चाहिए, और जो गलत एलिमेंट्स हैं सिस्टम से वो निकल जाने चाहिए ताकि हमारे सेक्टर को भी एक वो अच्छा उसको मान मिले और जो कस्टमर्स हैं उनका फेथ आए सेक्टर के ऊपर कि ये सेक्टर जो है रेगुलेटेड है, ये ठीक काम करता है और गलत काम मेरे साथ चीटिंग नहीं हो सकती है। कम से कम कस्टमर का वो विश्वास जागृत होना चाहिए हमारे बाजार में। तो हम उसको खुद सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके। हम इस एक्ट के अंदर हमने काफ़ी मिलके काम भी किया है। हमारी कुछ एक इश्यूज हैं जिसको हम गवर्नमेंट को बारी बारी कहते हैं कि इन इश्यूज को आप प्लीज एड्रेस करें। नंबर 1 अगर आप बताएं, नंबर 1 कि आप रेगुलेटरी एक्ट को सिर्फ बड़े बिल्डरों तक सीमित मत रखें। रेगुलेटरी एक्ट को, क्योंकि आप
एक आम गरीब आदमी भी जो है 1-2 लाख रुपए पूरी जिंदगी में बचा के एक छोटा सा घर खरीदता है, तो ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होना चाहिए जो वो जिससे खरीदता है। तो आपने जो उसको लिमिट कर दिया कि मिनिमम प्लॉट साइज इतने से बड़ा होगा अगर, और इतनी रुपए की वैल्यू से ज्यादा होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा, वरना जो अगर हमारा कोई सर्वेंट जो है उसको कोई सरकारी जमीन पे ऊपर प्लाट काट के ठग लेता है तो ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। नंबर 2, जो बोनाफाइड चीज की जाती है उसके अंदर आप दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट कर, आप अगर कस्टमर को प्रोटेक्ट करते हैं तो डेवलपर को भी प्रोटेक्ट करें। क्योंकि अगर इस टाइप की चीजें कि आप जैसे जब पूरे फ्लैट तैयार हो जाते हैं और आप कहते हैं 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर जी आपने जो फ्लैट गलत बना दिए हैं इसलिए आप ही जिम्मेवार हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिनको टाइम पे ये बात बतानी चाहिए थी कि ये ओखला बर्ड सेंचुरी अगर है या किसानों की मुद्दे हैं कि इनकी लैंड गलत प्रोक्योर हुई है, तो जिन लोगों ने ये किया है जी उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हमारी रहीजा साहब ये बात आप जायज कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आप अगर ले लेते हैं परमिशंस तो आगे जिसने आपको ये दिया उस पर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन वो मुद्दा अलग है। यहाँ अगर मैं रेगुलेटर की बात करूं तो खान साहब आपसे जानना चाहूंगी कि इस बिल में आपको सबसे बड़ी राहत वाली बात क्या लग रही है खरीदारों के लिए? काश रहेजा साहब ने जो बोला है ऐसा ही सारे डेवलपर सोचें तो ये प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी। और रेगुलेटरी बिल ऐसा नहीं है, हम 3-4 साल से लगातार सरकार से बात करते हैं कि ये रेगुलेटरी बिल आना चाहिए, जिससे दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा जो बिल्डर परेशान करते हैं उस परेशानी से निजात पाई जा सके। और दूसरी बात यह है कि हर प्रदेश में कोई ना कोई रेगुलेटरी बिल बना हुआ है। जैसे यूपी में यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू है, लेकिन ज़्यादातर अथॉरिटियाँ बिल्डर के फेवर में उस नियम को लागू नहीं करती हैं। जैसे 2010 से यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू था, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से बार बार बातचीत करने के बाद भी 2014 में उन्होंने लागू किया है, लेकिन फिर भी जो लागू किया है उस पर भी डेवलपर आज भी बायर को उसके हिसाब से काम करना नहीं चाहते हैं। वो बायर से अंडरटेकिंग लेना चाहते हैं, लेकिन खुद बायर को ये नहीं बताना चाहते हैं कि हम आपको क्या क्या सुविधा प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि सारे बिल्डर रहेजा साहब की तरह सोचें और उस पर अमल करें तो कुछ भला हो सकता है। कोई भी रेगुलेटरी बिल की जरूरत नहीं है अगर सारे बिल्डर अपने नियम कायदे कानून से सारे प्रोजेक्ट को बनाएं। जी, यहाँ पर ये भी एक बात कही जा रही है रहेजा साहब की क्योंकि रियल एस्टेट एक स्टेट सब्जेक्ट है, ऐसे में क्या ये कानून तमाम राज्य सरकारों पर भी लागू होगा? ये केंद्र सरकार ला रही है रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट बिल, तो क्या राज्य सरकारों को इसके दायरे में लाया गया? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मामले हैं जहां पर राज्य सरकारें चाहें तो कुछ कर सकती हैं लेकिन करती नहीं है। देखिए, जो बिल आ रहा है ये पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में, पार्लियामेंट से क्लियर होगा। इसके अंदर वेल डिफाइंड गाइडलाइंस जो हैं उनको एक बारी कर दिया जाएगा कि ये इन गाइडलाइंस के अंदर स्टेट्स जो हैं अपने अपने एक्ट बनाएं। जब ये पार्लियामेंट ये जारी कर देती है तो स्टेट्स को अपने लिमिटेशंस को देखते हुए या कोई और एडिशनल चीज़ें अगर डालनी है तो उनको डाल के सब स्टेट्स को अपना एक्ट लाना पड़ेगा। और ये एक्ट लाने के बाद हमें लगता है कि आने वाले टाइम पे, वैसे तो बिल्कुल जैसे कहा है कि सबसे ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी होना, और आज के ज़माने में अगर कोई भी डेवलपर ये सोचता है कि ट्रांसपेरेंसी रखे बिना वो सरवाइव कर सकता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि कस्टमर्स जागरूक हैं, कस्टमर हर कोई बात को जानता है, हर कोई बात को समझता है, मीडिया प्रोएक्टिव है, कानून सख्त है, और हर एक, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ ही चलना चाहिए। और उसके लिए अगर एक रेगुलेटरी एक्ट की गाइडलाइन बायलैटरल आती है, हमारा डेवलपर्स का कंसर्न ये है कि भाई आप रेगुलेटरी एक्ट को लाएं लेकिन उसके अंदर सबको अकाउंटेबल भी बनाएं, और ये रेगुलेटरी एक्ट सिर्फ रेगुलेशन करने के लिए नहीं हो, ये एक फैसिलिटेटर भी हो, कि उस फैसिलिटेटर में ये कि वो एक ऑनलाइन क्लियरेंस मैकेनिज्म्स और टाइमलाइंस को भी डिफाइन करे कि भाई आपको सस्ते मकान कैसे दे सकते हैं आप लोगों को।
ये उसकी तरफ भी काम करेगी। उसकी तरफ भी बात चल रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की भी इसमें बात की जा रही है, साथ ही स्पेसिफिक टाइमलाइंस, वक्त के दायरे को भी इसमें रखा जा रहा है। लेकिन खान साहब, यहां आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हाल ही में हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस, मामले कोर्ट्स में जाते हैं, बिल्डरों के खिलाफ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर इस तरह का कोई रेगुलेटर आ जाता है और सेट गाइडलाइंस हो जाती हैं, तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, जिन्होंने मकान खरीदे हैं, उनके जो मामले हैं वो अदालत तक जाने थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि मामला शायद पहले निपटना शुरू हो जाए? बिल्कुल सही बात है। अगर ये रेगुलेटरी बिल पहले भी आ जाता तो उससे काफी बायर को बेनिफिट हो सकता था। और आज भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि चलो 3 साल पहले नहीं आया तो अब आ जाए। तो आज भी काफ़ी सारे बिल्डर हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अपने हिसाब से एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट में कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि बायर के फेवर में हो। तो हमारा मानना है ये है कि काफ़ी सारा फ़ायदा बायर को होगा। उसके हिसाब से जो रेगुलेटरी बिल आ जाएगा उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो बायर के फेवर में हो सकती हैं। जी, यहाँ पर रियल एस्टेट में एक बड़ी भूमिका होती जा रही है एजेंट्स की, ब्रोकर्स की, और बहुत सारे बिल्डर्स ब्रोकर्स के जरिए मकान भी बेचते हैं और ये ब्रोकर्स कई बार धोखाधड़ी करते हैं, ऐसी शिकायतें सामने आती हैं। उसे भी एड्रेस किया जा रहा है। हमें ऐसा पता चला है इस बिल में कि उन्हें रजिस्टर करना होगा और बिल्डर की भी जिम्मेदारी उसमें कुछ निश्चित हो सकती है अगर ब्रोकर के जरिए कोई फ्लैट खरीदता है। तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं या इस संबंध में कुछ और होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज जो भी फ्लैट बायर है एक मध्यस्थता ढूंढता है। वो एजेंट के पास जाता है, एजेंट उसे 10 सपने दिखाता है, उसको बोलता है कि इतने % हम आपको लेस कर देंगे, ये कर देंगे, सारे कागज में वो फॉर्म भर देता है। उसके बाद उसको अपना कमीशन मिल जाता है और 2-4 महीने के बाद वो एजेंट को उसको ढूंढ के नहीं मिलता है कस्टमर को, क्योंकि वो साइन करता है कि हम आपको इतना बेनिफिट देंगे, रिबेट देंगे, आपको 10% का हम रिबेट दे देंगे। तो वो चीज़ उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो एजेंट ही नहीं मिलता है। कंपनी कहती है कि जिस एजेंट से आपने बुक कराया था आप उसको लाइए। तो वो सारी चीजों में उसमें अगर वो डालते हैं तो वो काफी फायदा होगा बायर को। यहाँ पर रहेजा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक स्टेक होल्डर होने के नाते, इंडस्ट्री का हिस्सा होने के नाते, आप लोग सरकार की तरफ अपने कुछ व्यूज इस रेगुलेटर बिल को रख के अपनी तरफ से या नाटेको की तरफ से आप लोग कुछ कर रहे हैं कि बात आगे जाए? हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप इसको रेगुलेटरी एक्ट को लेके आए, लेकिन इसके अंदर जो कुछ एक चीज़ें आपने डाली हैं कि हर एक चीज़ के लिए ही जिम्मेवार जो है वो डेवलपर को ही कर रहे हैं। अगर आप डिले के लिए डेवलपर को जिम्मेवार करते हैं तो अगर डिले में अगर बीच में आके कोई आपका काम रुकवा देता है, अगर बात अभी मैं थोड़ी देर पहले नोएडा का एग्जांपल दे रहा था, अगर बीच में आके कोई आपको बर्ड सेंचुरी के कारण से एकदम बीच में रोक देता है कि अब आपको ऑक्यूपेंसी नहीं मिलेगी, तो उसमें डेवलपर कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें इसके अंदर हम इन सारी बातों पे ये कहने वाले हैं कि ये सारी चीजें वेल डिफाइंड होनी चाहिए, पहले से ही वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जहां पे डेवलपर की गलती हो डेवलपर को जिम्मेवार ठहराएं, जहां पे जो एजेंसीज हैं जिन्होंने क्लियरेंसेस दी है तो उनको जिम्मेवार ठहराएं। जहां पे टाइटल ही आप बीच में जाके बोले कि ये टाइटल ही गलत है, टाइटल्स को भी डिजिटाइजेशन की हम डिमांड करने जा रहे हैं कि आप पूरे कंट्री में टाइटल को डिजिटाइजेशन करें। क्लियरेंसेस की दिक्कत ना हो और इस तरह का कोई इंटरवेंशन ना हो जिसका आप अभी उदाहरण दे रहे हैं। बहुत सारे केसेस में डेवलपर्स तब भी डिले करते हैं, तो क्या उसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए कि एक निश्चित समय में एक ग्राहक को उसका फ्लैट मिले? अगर इसमें किसी तरह की कोई बाधा ना हो, सिर्फ डेवलपर की तरफ से देरी हो रही है, तो क्या उस पर जुर्माना नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो है वो अपनी पूरी जिंदगी की हार्ड एंड मनी लगाता है। तो अगर उसके अंदर किसी कारण से अगर डेवलपर का अगर आपको ये दिखाई दे कि ये चीज़ें ऐसी थी जो डेवलपर के कंट्रोल में नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं थी, या ग्राउंड वाटर जो है मना कर दिया पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे एरिया में कि आप जो है कंस्ट्रक्शन के लिए वाटर को यूज़ ही नहीं कर सकते, तो जब तक आप पानी का कोई सोल्यूशन नहीं करेंगे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इन कारणों से डिले हो सकता है, वो डेवलपर के हाथ में नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो डेवलपर के हाथ में था और फिर भी डेवलपर ने विलफुल डिफॉल्ट किया और उसने डिले किया, तो ये ड्यूटी बनती है कि कस्टमर जो है जो सफ़र करता है, नहीं तो उसका घर होता
तो वो किराए पे नहीं रह रहा होता कम से कम। तो वो कंपनसेशन हम भी चाहते हैं कि कम से कम रेंट के इक्विवेलेंट कंपनसेशन कस्टमर को मिलनी चाहिए अगर डिले होता है। बिल्कुल। यहाँ पे खान साहब आप कुछ कहना चाहें, थोड़ा संक्षिप्त में कहेंगे, हमारे पास वक्त। हाँ, काफी सारे बिल्डर हैं नोएडा में जो काफी बड़े बड़े नाम वाले हैं, तो वो 2006 से बुक करके फ्लैट, आज तक उनको फ्लैट की पोजीशन नहीं मिल रही है, जबकि बर्ड सेंचुरी का मामला आया अभी 1 साल, मान लो 1 साल काट दो तो, लेकिन उससे पहले तो उनको पोजीशन मिल जानी चाहिए थी जी। इसका डिले फार्मर है, फार्मर की दिक्कत आई 1 साल पहले, तो 1 साल आप निकाल दो, लेकिन उसको पोजीशन तो मिल जानी चाहिए। डिले का मुद्दा अगर देखें तो इस इंडस्ट्री में एक काफी बड़ा मुद्दा रहा है और हम इस पे बार बार से बात उठाते भी रहे। ये इशू सिर्फ डिले तक ही नहीं है, अब अगर रेगुलेटर आएगा तो इससे कई दूसरी दिक्कतें हैं जो कि इससे सॉल्व हो जाएंगी, उनका हल निकलेगा। और बिल्डर्स की एसोसिएशन की तरफ से भी इस पर चिंतन किया जाएगा, एक बैठक होगी और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं और अगर उम्मीद यही की जा रही कि प्रधानमंत्री भी वहां पे आएंगे और उन तक बात पहुंचाई जाएगी कि आखिर किस तरह से इस मुद्दे को आगे ले जाया जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट बिल में और क्या क्या खास होता है, इस पर रहेगी हमारी नजर और हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी खरीदने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, आपको बताएंगे कि कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट।